है, ध्यान देना बाबू इधर। रे देखो, हम लोग देखते हैं आज क्या मनुष्य के श्वसन अंग के बारे में, है ना। कि श्वसन अंग कैसे कार्य करता है, कौन कौन सा अंग मिल करके श्वसन अंग का निर्माण करता है, इसके बारे में हम लोग सब ध्यान दें। देखिए जैसे कि इसमें पहले हम लोग बताए हैं, यहाँ देखे हैं कि नासिका छिद्र, नासिका छिद्र देखा, नाक है ना, छिद्र है ना, हाँ इसी को बोलते हैं नासिका छिद्र। नासिका छिद्र स्वर यंत्र या लैरिंक्स, स्वर यंत्र या लैरिंक्स, इसके माध्यम से हम लोग बोल पाते हैं, है ना। देख रहे हैं यहाँ, इसको बोलते हैं लैरिंक्स या तो स्वर यंत्र, है ना। तो पहला हो गया नासिका छिद्र, दूसरा स्वर यंत्र या लैरिंक्स, और तीसरा श्वास नली या ट्रैकिया, श्वास नली या ट्रैकिया। यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, इसको बोलते हैं ट्रैकिया या श्वास नली, है ना। ये सब मिल, इसके साथ एक और है फेफड़ा, है ना, सबसे महत्वपूर्ण अंग है श्वसन में, है ना, कौन, फेफड़ा। फेफड़ा अगर बात, ये सब मिल करके जो है श्वसन अंग का निर्माण करते हैं, श्वसन अंग कहलाते हैं। ये सब मिल करके, ये सब को होना भी क्या है इसमें बहुत जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले अगर श्वसन अंग में बात किया जाए तो हम लोग ज्यादातर नाक से ही सांस लेते हैं, नाक से सांस लेना बेहतर माना जाता है ना, ताकि उसमें छोटे छोटे रोए भी नाक में होते हैं जो बाहर से धूलकण वायु के साथ जो आते हैं उसको रोकने का कार्य करते हैं, है ना। अब अगर इसमें बात किया जाए तो हम लोग इसमें ट्रैकिया को पहले देख ले, है ना। ये जो ट्रैकिया है यहाँ से यहाँ तक, इसकी लंबाई जो है 11 सेंटीमीटर होता है ना। 11 सेंटीमीटर के साथ साथ अगर व्यास बताया जाए तो इसका व्यास जो है 16 mm, 16 mm का होता है व्यास, जिसको कहते हैं हम लोग गोलाई, है ना। अब इसके साथ में देखते हैं, ये जो देख रहे हैं ना, ये है ना, ये ट्रैकिया को चिपकने से जो है रोकने का कार्य करता है, जिसको हम जो बना होता है किस चीज का बाबू, उपास्थि के बने होते हैं, उपास्थि के अपूर्ण वलय, है ना, बने होते हैं। इसको इसलिए लगाया जाता है, जैसे डीजल का सेक्शन देखा है, कोई तालाब या कहीं और गड्ढा से पानी अगर खींचना होता है ना, वो चिपके ना, इसके लिए उसमें अलग तरीके से वो पाइप आता है। उसी तरीके से जो इसको ये चिपके ना, इसके लिए जो है इसमें जो है प्राकृतिक संरचना में क्या बनाया गया, उपास्थि के बने होता है, जो इसको जो है मजबूती प्रदान करता है, वो चिपकने नहीं देता है। ये देख रहे हैं ना, ये हाँ यही इसको चिपकने नहीं देता। जब सांस लेते हैं तब और सांस छोड़ते हैं तब। देखिएगा, दौड़िएगा, दौड़ते समय अगर आपकी सांस लेने की अगर गति तेज हो जाए तो क्या होता है, नाक जो है चिपकना शुरू हो जाता है। या इसी भी टान के देखो ना, ताने में तो क्या हो गई, सटना शुरू हो जाता है, होता है ना। तो जिसके हिसाब से मतलब अगर इसको देखा जाए तो सांस लेने की जो गति होती है उसके हिसाब से इसको कहा गया है, बोलो, है ना। अब अगर बात किया जाए तो इसका लंबाई की, अगर लंबाई की बात करें हम लोग, इतना हुआ, व्यास भी कितना हो गया, इतना हो गया। अब जो सांस लेते हैं तो सांस लेने की क्रिया को हम लोग बोलते हैं बाबू, देखो यहाँ प्रश्वास। सांस जब लेते हैं ना अंदर, हवा जब अंदर लेते हैं तो उसको बोलते हैं प्रश्वास, और सांस को जब अंदर से बाहर छोड़ते हैं, है ना, जो हमारे शरीर में जरूरत लायक चीजें नहीं रहती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, उच्छ्वास। बाहर छोड़ने की क्रिया को उच्छ्वास, और सांस लेने की क्रिया को प्रश्वास, और छोड़ने की क्रिया को उच्छ्वास, है ना। और ये दोनों मिल करके, प्रश्वास और उच्छ्वास, ये दोनों मिल करके जो है श्वास बनते हैं, क्या कहलाते हैं, है ना। अब देखिए, अब जो है सांस जैसे लेते हैं तो सांस का काम ऐसा होता है, हवा जो हम लोग लिए बाहर से, तो फेफड़ा में जो है पहले से जो है ब्लड मौजूद होता है। वो ब्लड का जो है हम लोग नाम दिया गया है कि फेफड़े में जो मौजूद ब्लड होता है उसको कौन सा रक्त कहा जाता है। तो ये यहाँ तक ब्लड जो है पहुंचाने का काम होता है हृदय का, जो हृदय जो ये दोनों फेफड़े के बीच में होता है, ये दोनों फेफड़े के बीच में होता है, थोड़ा नीचे होता है ना, इसके बीच नहीं, नीचे होता है ना। तो हृदय का स्थान यहाँ देखिए लिखा गया है कि किसका स्थान है, हृदय का। तो वो जो है ना, वहां से जो देखते हैं कि वहां दाहिना निलय जो होता है उसका कार्य है ब्लड को फेफड़े तक पहुंचाना, दाहिना निलय का। कौन सा निलय का, दाहिना निलय का। अब जिस नली से वो आता है फेफड़े तक, उस नली का नाम हम लोग क्या कहते हैं, धमनी से निकलने वाली नली को, धड़कन से निकलने वाली नली को धमनी कहते हैं। तो नली जो है जरा छोटा होता है, इसीलिए उसको फुफ्फुस धमनी कहते हैं। क्या कहेंगे उसको, तो फुफ्फुस धमनी के माध्यम से जो है यहाँ फेफड़े तक वो हृदय आता है, हृदय से जो है फेफड़े में आता है ब्लड, वो ब्लड को हम लोग क्या कहेंगे, सीरिये रक्त कहेंगे। सीरिये रक्त में जो है देखेंगे कि आयरन की जो मात्रा होती है ना, वो आयरन का मात्रा है जो है ऑक्सीजन को बांध करके ले जाने का कार्य करता है ना। अब जैसे इसमें ऑक्सीजन
अब आया यहाँ से हम लोग नाक से ग्रहण किए है ना, यहाँ तक आया नीचे तक। अब देखिए नाक से अंदर ग्रहण करते हैं तो नाक में भी टेढ़ा मुड़ा रास्ता होता है, उसको बताए थे पढ़ाए थे, उसको क्या कहते हैं, कांची कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, कांची। घुमावदार दिखेगा इस जगह में जो है घुमावदार एक रचना होती है, उसको बोलते हैं कांची कहते हैं। क्या कहते हैं, कांची कहते हैं, है ना। हाँ याद रखना। अब अगर आगे हम लोग बात करें तो बोलता है कि नासिका से जो है श्वसनिकाओं तक, है ना, श्वसन तंत्र का जो है संपूर्ण, नासिका से श्वसनिकाओं तक श्वसन तंत्र का संपूर्ण आंतरिक भाग की अगर बात किया जाए तो पक्षमाभिक काम और एपिथेलियम, पक्षमाभिक काम और एपिथेलियम का बना होता है। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ ये फेफड़ा देख रहे हैं ना, यहाँ तक पूरा जो अंदर से जो आंतरिक जो रचना होती है, आंतरिक कहने का मतलब होता है अंदर, अंदर की जो रचना होती है, जो बनावट होता है वो किस चीज का बना होता है बाबू, पक्षमाभिक काम या एपिथेलियम का बना होता है। इतना याद रहेगा। चलिए ठीक। अब हम लोग अगर बात करें तो इस चीज की बारे में बात करते हैं ना, जो ब्रोंक्स की अगर बात करते हैं। देखिए जैसे ही सांस लिया तो इसमें आया है ना ट्रैकिया में, और ट्रैकिया में आने के बाद ये भाग देख रहे हैं है ना, जिसको बोलते हैं श्वास नलिकाओं या तो ब्रैंक्यूल्स, श्वास नलिकाओं या ब्रैंक्यूल्स। जैसे ही इसमें आया ट्रैकिया में तो बड़ी दोनों तरफ जो है विभक्त हो जाता है, श्वास नलिकाओं या ब्रैंक्यूल्स में दोनों तरफ विभक्त हो जाता है। और जैसे दोनों तरफ विभक्त हो जाता है ना तो इसके अंदर जो है वायु कोश या वाहिनियां मौजूद रहती है, वायु कोश या उसको वाहिनियां भी कहते हैं, है ना। उसमें क्या होता है, उसमें भी अनेक जो है छोटे छोटे जो है वायु कोश या तो एलिवियोलाई में जो है वो खुल जाता है जाकर के। ये वायु कोश या वाहिनियां जो है ये छोटे छोटे वायु कोश या एलिवियोलाई में जाकर के और खुल जाते हैं। और जाकर के जैसे ही खुला तो दोनों फेफड़े में अगर बात किया जाए जब खुलता है तो उसमें जो ब्लड जो मौजूद होता है पहले से, है ना, जिसको हम लोग सीरियर रक्त कहते हैं, उस सीरियर रक्त में जो आयरन की मात्रा होती है और ऑक्सीजन को क्या करता है, बाहर से जो सांस लिए हम लोग उसको अब्सॉर्ब कर लेता है और उसमें जो पहले मौजूद होता है शरीर में, है ना, उसको वहां छोड़ देता है। जैसे सांस छोड़ते हैं तो वो बाहर आ जाता है, जैसे सांस छोड़ते हैं तो उसके साथ मिल करके जो है कुछ ऑक्सीजन की मात्रा भी होती है लेकिन बहुत अल्प मात्रा में, है ना, उसके साथ बाहर आता है। अगर इसमें अगर बात किया जाए तो दोनों फेफड़े में करीब करीब जो है ऐसा अगर बात आया तो 3 × 10⁸, है ना, तो गुना करके देख लीजिएगा उतने वायु कोश जो है इसके अंदर पाए जाते हैं। ये दोनों फेफड़ा से, एक फेफड़ा से बात नहीं करता, ये दोनों को फेफड़ा से बात करता है कि दोनों फेफड़ा से लगभग करीब करीब जो है 3 × 10⁸ वायु कोश जो है पाए जाते हैं। तो वायु कोश बताइए किसको कहते हैं, ये जो देख रहे हैं ऐसे गोल गोल जो ऐसे बना हुआ है ना, ये देख रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं हम लोग वायु कोश बोलते हैं। अब अगर इसकी बात किया जाए तो इस तरीके से अगर इसकी रचना होती है तो इस तरह से बताता है कि मनुष्य के फेफड़े में जो है करीब बोलता है कि 400 से लेकर के 800 वर्ग फीट तक सतह की जो है इसमें उपलब्ध होती है ना। अब देखिए जैसी सांस हम लोग लेते हैं तो ये फूलता है, फेफड़ा क्या होता है, फूलता है, तो फेफड़ा फूलता तो जरूर है। अब फेफड़ा जो है अंदर है, देखिए पसलियों के अंदर, तो हमारे शरीर में जो है पसली की बात करें तो 12 जोड़ी पसली पाया जाता है। कितना जोड़ा, 12 जोड़ा पसली पाया जाता है, जिसमें से 12 इधर 12 तब ना हुआ 24, दोनों साइड है ना, 12 जोड़ा पसली पाया जाता है। अब देखिए जब ये फूलता है ना बाबू, फेफड़ा जब फूलता है ये देख रहे हैं हम लोग, ये नीचे वाला ये वाला देख रहे हैं डायफ्राम, ये डायफ्राम जरा सा नीचे खसक जाता है उदर गुहा की, है ना। अब अगर इसमें बात किया जाए एक चीज और, ये फेफड़ा अगर स्थित होता है तो फेफड़ा किस चीज में स्थित होता है बाबू, वक्ष गुहा। फेफड़ा किस चीज में स्थित होता है, फेफड़ा का स्थान कहाँ होता है बाबू, वक्ष गुहा में। कहाँ होता है, वक्ष गुहा। वक्ष गुहा में जो है फेफड़ा जो है स्थित होता है ना। फेफड़ा कहाँ स्थित होता है, वक्ष गुहा में। सिर्फ फेफड़ा ही नहीं, फेफड़ा के साथ हृदय की अगर बात करें तो हृदय भी जो है वक्ष गुहा में ही होता है ना, याद रहेगा। अब ये देखिए इसको बोलते हैं हम लोग डायफ्राम। जब हम लोग सांस लेते हैं ना तो फेफड़ा फूलता है तो डायफ्राम जैसा नीचे की ओर घसक जाता है ना। डायफ्राम का होता है नीचे की ओर घसक जाता है, वक्ष गुहा की ओर, है ना। और इसे घसकता ही नहीं है, जबकि ये वक्ष गुहा और उदर गुहा ये दोनों को जो है अलग करने का भी कार्य करता है। कौन, डायफ्राम। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, डायफ्राम का कार्य है कि वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करना, वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करना। काहे कि इतना जो है वायु से बना हुआ, वायु से रिलेटेड जो भी बीमारी है ना, वो सब कहाँ होगा, यही इतना दूर होगा। वायु से रिलेटेड जो भी बीमारी है, हार्ट वाला बीमारी देखो वायु से रिलेटेड, सांस फूलना शुरू हो जाता है ना, तो वायु से रिलेटेड ऐसे बताया गया 5 तत्व से मिलकर बना आपका शरीर, है ना। तो वायु से रिलेटेड जो है यही इतना है जगह, है ना। और अग्नि तत्व हम लोग देखते हैं कहाँ होता है बाबू, उदर गुहा में। कौन सा, उदर गुहा में, पेट में, है ना।
जैसे अग्नि में इतना ताकत है कि किसी भी चीज को जला करके क्या कर देता है, उसको राख बनाता। कैसनो चीज दे दो उसको जला करके एक जैसा बना देगा। उसी तरीके से हम लोग कैसनो भोजन कुछ खा जाओ एक जैसा बना देगा। तो अग्नि तत्व कहाँ है, पेट में। अग्नि तत्व कहाँ है, पेट में। तो कहाँ पाया जाता है, उदर में। पेट कहाँ है, उदर में, है ना। इतना याद रहेगा, ध्यान में। अब देखिए जैसे इसको सांस लेते हैं तो ये फूलता है, फूलता है तो 12 जोड़ी जो पसलियां हैं वो भी थोड़ा बाहर आती है ना। और ये जो है थोड़ा नीचे घसक जाता है। ये क्या होता है, जरा नीचे घसक जाता है। तब जाकर के जो है इसके अंदर जो है जगह थोड़ा ज्यादा मिल पाता है ना। तब सांस लेने में किसी तरीके की दिक्कत नहीं होती। देखिएगा सांस लेने में दिक्कत एक जगह और होता है, जब टाइट होकर पूरा भोजन कर लेगा ना, वाह हम है तो कोई है ही नहीं, खा लिया अब खा गया, अब हमरा से कुछ नहीं हुआ। जरा से भी निहुरेगा ना तो क्या होगा, निहुर रहा नीचे तो वक्ष हुआ उधर हुआ, दोनों की अगर बात करते हैं ना, वक्ष हुआ और उधर हुआ, दोनों यार सिकुड़ रहा है, निहुर रहा है तो सिकुड़ेगा तो जगह कमेगा, तो सांस लेने में जरा होगा दिक्कत होगा ना। बैठेगा तो सांस लेगा, गलती से खा लिया, कहता है ना कि गलती से खा लिया, है ना। अब उससे काम नहीं हुआ, चाहे जाकर के आप सूझ जाइए तो सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अब भोजन थोड़ा सा पचेगा तब जाकर के सिस्टम में क्या होगा, सुधार आएगा कुछ, है ना। ये जब तक ये नीचे नहीं घसकेगा बाबू सांस लेते समय, तो इसके अंदर जो जगह थोड़ा सा कहाँ बन पाएगा, ये जरा नीचे घसकता है। और ये जो है ना, ये अगर फेफड़े की अगर बात करें तो ये स्पंज की तरह होता है। जैसे स्पंज में रस कैसे हम लोग गाड़ते हैं, है ना, तो ये सिकुड़ता भी है और फैलता भी है। उसको स्पंज को रस गाड़ करके छोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे फूल जाता है। और अगर रस में उसको डाल दिया तो रस भी उसके अंदर प्रवेश कर जाता है ना। और अगर इसका रंग की अगर बात करें तो रंग जो है इसका कैसा होता है, इसका रंग कैसा होता है, रंग कैसा होता है इसका, गुलाबी होता है। रंग की अगर बात करें तो कैसा होता है, गुलाबी होता है ना। इसका फेफड़ा का, फेफड़ा की अगर रंग की बात करें ये कैसा होता है, गुलाबी होता है ना। जैसे मैं इसमें बताया गया कि फेफड़ा मनुष्य के जो है वक्षगुहा में स्थित होता है, और यह गुलाबी रंग का जो है स्पंजी थैलीनुमा रचना है, स्पंजी थैलीनुमा, स्पंज की तरह, है ना। थैलीनुमा रचना है जो 12 जोड़ी पसलियों के बीच स्थित होता है। इतना चीज को आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ और कुछ बचा इसमें, हाँ नहीं, बाकी तो इधर बता देवे किए, है ना। तो आप लोग ऐसा गलती मत कीजिएगा पूरा टाइट होकर के खाना खा ले और खाए के बाद जो है ना सांस लेने में थोड़ा दिक्कत हो, ठीक बात। चलो ठीक।